गुड आफ्टरनून। अभी हमने ख़त्म किया था चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपने अभी तक इसकी एक्सरसाइज देख ली है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक इमीडिएटली शुरू कर रहा हूँ एंड दैट्स इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने मैग्नेटिज्म एक चैप्टर था 11th में, उसमें हमने क्या देखा था। मैग्नेटिज्म में हमने देखा था कि देर आर सम मैग्नेट्स, जैसे कि ये एक मैग्नेट है एंड इन दिस मैग्नेट वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। The north pole is not exactly at the end face and south pole is also not exactly at the end face. They are little bit inside the magnet. और ये जो एक्चुअल लेंथ है ये आपका एक्चुअल नॉर्थ पोल है विच इज़ एट अ सिंगल पॉइंट. दिस इज योर साउथ पोल विच इज ऑल्सो एट अ सिंगल पॉइंट एंड दिस लेंथ is called as magnetic length and this end to end length is called as geometric length. This is magnetic length and this is geometric length. Relation in between these two is magnetic length is equal to 5/6 times geometric length. ये एक्सप्रेशन हमने देखा था 11th में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके ऊपर सीईटी में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते थे। हालांकि अभी के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी सी दुविधा है या नहीं। 11th का सिलेबस आपको है कि नहीं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। बट एनीवे जो भी है रहेगा तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ देखो, सो ये मैग्नेट हमने देखा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी मैंने बात की थी और अभी बात की थी मेरे ख्याल से। ये जो एक चैप्टर है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से शुरू होती है नॉर्थ पोल से एंड दे कम बैक टू साउथ पोल एंड दे कंप्लीट द लूप इस तरह से। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पाथ हम ऐसे दिखा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल लाइंस एक्चुअली, मैंने बस ऊपर और नीचे एक ही लाइन दिखाई है। एक और चीज़ हमने देखी थी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज Q, जिसका यूनिट है कूलम्स। तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये एक क्वांटिटी है। दिस इज नथिंग बट वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है उसका जो यूनिट है वो है एम्पियर मीटर। सिंबल, अब आपके बुक में सिंबल शायद एम है मेरे ख्याल से। एक मिनट, लेट मी चेक क्या सिंबल है आपके बुक में। एनीवे यहाँ पे कुछ खास ऐसा दिया नहीं है, बट मैं अभी सिंबल नहीं बताता क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन मुझे एक लिखना है तो उसमें वो सिंबल में यूज़ नहीं करता। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म में अगर पोल स्ट्रेंथ है उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में है चार्ज। चार्ज का यूनिट है कूलम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है, सो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट हमने देखा था, मैं बात कर रहा हूँ 11th की, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर। हमने एक और क्वांटिटी देखी थी 11th में, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। So the magnetic moment of this bar magnet is magnetic dipole moment is pole strength into magnetic length. पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ। और इसका जो यूनिट बनता है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर और इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। कुछ चीज़ें हमने देखी थी, जैसे जब ये बार मैग्नेट है तो ये बार मैग्नेट का एक्सिस हो जाता है एंड वी ऑल्सो डिराइव्ड, इसका डेरिवेशन मैंने सेपरेटली दिया था। हालांकि आपके 11th के बुक में इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं दिया, डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, और उसका जो एक्सप्रेशन दिया है दैट इज μ0/4π2m/r³। ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था
इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको लिख के दिया था। दिस इज अलोंग द एक्सिस। शायद इसका थोड़े बहुत डिस्कशन हुआ था प्रीवियस चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप निकाला था, तो तब इसका थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, याद करना उसे एक बार फिर से, चाहिए तो रिवाइज करो। तो उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था। एनीवे, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस M अपॉन R क्यूब, वेयर यहाँ पे M जो है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M जो है यहाँ पे दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So this is along the axis. What about magnetic moment along the equator? So magnetic moment along the equator यानी line which is passing through the center of magnet and perpendicular to the length of the magnet is equator, and along the equator magnetic field is mu 0 upon 4 pi M upon R cube। ये है along the equator। ये पूरा डिस्कशन हमने कर लिया था आपके 11th के मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में, और जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम क्या देखने वाले हैं कि ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से इन मटेरियल्स में, क्योंकि सारे मटेरियल्स में ये क्यों नहीं दिखता, प्लास्टिक में क्यों नहीं दिखता, बाकी ऑब्जेक्ट्स में ये मैग्नेटिज्म या फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं दिखती, या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स, वाई ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट एक्टिंग एज मैग्नेट। तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा अलग डिस्कशन किया है, थोड़ा सा उन्होंने नए पॉइंट्स इस बार ऐड किए हैं आपके सिलेबस में, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वी विल फॉलो द सीक्वेंस विच इज़ गिवन इन योर 12th बुक। तो ये थोड़ा सा एक पार्ट मुझे बताना था। पोल स्ट्रेंथ, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका यूनिट यहाँ पे जो M है, here M is dipole moment of the bar magnet। ये सारी चीज़ें हमने 11th में देख ली थी। इनका सेपरेटली डेरिवेशन मैंने सबको लिख के दिया था, दोनों बैचेस को, नासिक रोड एज वेल एज गंगापुर रोड, तो दोनों को ये लिख के भी दिया था। और एक तीसरा डेरिवेशन है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लाइन विच इज़ मेकिंग एंगल थीटा। अब यहाँ पे एक और बात जानना ज़रूरी है, इसका डेरिवेशन किया था और इसका एक्सप्रेशन आपको ढूंढना है, आपकी 11th के बुक में मिल जाएगा। दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहती है दैट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहती है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये वायर बीच बीच में आ रही है, एक मिनट। हाँ, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे जाके वापस यहाँ पे आ रहे हैं। सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे हमने इसमें भी देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप, तो उसमें मैंने बताया था कि ऊपर से अगर लाइंस बाहर आ रही है तो ऊपर का पार्ट नॉर्थ रहेगा, नीचे का पार्ट जो है वो साउथ रहेगा। ये डिस्कशन हमने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में देख लिया था। सो ये एक पार्ट यहाँ पे बन जाता है। सो एक छोटी सी रिवीजन मैं करना चाहता था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्ट मैंने बताया था कि बी यूनिट है टेस्ला वगैरह वगैरह, ये डायरेक्टली इसलिए बताता, थोड़ा बहुत मैंने इसको 11th में बता दिया था, 11th में हमने इसको अच्छे से कर लिया था। अब नेक्स्ट है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी इस चैप्टर के लिए मैग्नेटिक मटेरियल्स, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है इस इंट्रोडक्शन के लिए तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट तो एक एक्टिविटी यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है, और जो मेन टॉपिक जो डिस्कशन शुरू होता है वो है
टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट उससे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो हम यहाँ पे ये देखने वाले कि वाई मैग्नेट्स आर एक्टिंग एज मैग्नेट, यानी उनमें ऐसा क्या खास है कि जिनकी वजह से दे आर एक्टिंग एज मैग्नेट। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। और कुछ चीज़ें हिस्टेरिसिस वगैरह वाली ये भी हम इसमें से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। द एक्टिविटी विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर, मेरे ख्याल से कौन सा पेज नंबर है, 251। सो ये एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि आपने एक स्टैंड लिया है और इस स्टैंड से आपने एक बार मैग्नेट को ऐसे यूजिंग अ थ्रेड ऐसे रख दिया। तो ये एक सिंपल थ्रेड है, और अगर आप इस बार मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ देते हो तो क्या होगा, ये जो बार मैग्नेट है ना, थोड़ी देर बाद ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल अलाइन हो जाएगा। अब ये पहला पार्ट उन्होंने डिस्कस किया कि वो जो है, जैसे अपनी मैग्नेटिक निडल होती है तो मैग्नेटिक निडल रिमेन्स स्टेशनरी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली। अगर आप उसे थोड़ा डिस्प्लेस करते हो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो है, और अगर आप उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो वो वापस से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने पहला डिस्कशन किया। दूसरा डिस्कशन उनका ये है कि दे आर ट्राइंग टू नाउ डिस्टर्ब द नॉर्थ साउथ पोजीशन, वो उसे थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस मैग्नेटिक डायपोल पे एक टॉर्क जनरेट करता है जब तक कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ना आ जाए। एक बार वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा द टॉर्क बिकम्स मिनिमम एंड इन दैट केस द मैग्नेट रिमेन स्टेशनरी। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको फर्दर डिस्प्लेस करने की कोशिश करता हूँ तो उन्होंने एक डायग्राम में दिखाया कि एक छोटा सा दूसरा एक बार मैग्नेट उन्होंने यहाँ पे लाया है, ये नॉर्थ और ये साउथ, और इससे वो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये जब नॉर्थ के पास आ जाएगा तो वो उसे रिपेल करेगा। कब तक रिपेल करेगा, यानी क्या हो रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक दूसरा टॉर्क जनरेट हो रहा है, और ये टॉर्क जो जनरेट हो रहा है इसकी वजह से अब ये थोड़ा रोटेट होगा। ये रोटेट होने की वजह से ये जो स्ट्रिंग है इट विल गेट ट्विस्टेड। ये स्ट्रिंग जो है इट विल गेट ट्विस्टेड। हमने गैल्वेनोमीटर देखा था, तो गैल्वेनोमीटर में वो कॉइल जो है इट इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग। तो जब वो कॉइल रोटेट होती है, डिफ्लेक्ट होती है बाय सम एंगल, तो एट द सेम टाइम नाउ कॉइल डिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ टॉर्क एक्टिंग बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इज़ अपोजिट टॉर्क एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। सो वहाँ पे दो टॉर्क होते हैं और एक स्टेज आ जाती है कि द टॉर्क अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय स्प्रिंग, और वो पॉइंटर जो है वो एक जगह पे स्टेशनरी हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। भले ही आप इसे कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हो कि ये थोड़ा घूमे, बट ये घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा, there is a deflection torque by this magnet, at the same time there is a control torque by this string। तो string twist हो जाएगी। string अगर twist होती है तो वो उसे further rotate होने नहीं देगी। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो there are two torques, one is because of this magnet and another because of this string, and when this torque are equal then this magnet will remain stationary or it will start oscillating only from the mean position। तो वो मैग्नेट है थोड़ा सा ऑसिलेट होगा। क्यों ऑसिलेट होगा, देयर इज़ आल्सो अपोजिशन टॉर्क। आपने ऑसिलेशन पढ़ा होगा, तो ऑसिलेशन में देयर इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस स्ट्रिंग। सो ये एक बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऑसिलेशंस का जो पीरियड है वो अभी हमें निकालना है। तो ऑसिलेशंस के पीरियड के लिए हम यहाँ पे पहले तो डिराइव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने एसएचएम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आधार पे आपने ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम ये डिराइव किया था। बट एनीवे यहाँ पे हम पहले वो इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो बात ऐसी है, देयर इज़ अ रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी ये मैग्नेट उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट ये जो स्ट्रिंग है दैट इज़ अप्लाइड रिस्टोरिंग टॉर्क, तो वो उसे वापस इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन और ये रिस्टोरिंग दोनों की वजह से वो जो मैग्नेट है वो थोड़ा सा ऑसिलेट होता रहता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वही पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें अभी डिराइव करना है। सो
हाँ जी, तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई सॉरी एक्सप्रेशन तो है, कोई डेरिवेशन यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने रेफरेंस दिया है पिछले वाले चैप्टर का। तो पिछले वाले चैप्टर का रेफरेंस दे के उन्होंने बताया है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सी, पिछले वाले चैप्टर में यानी मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें हमने टॉर्क निकाला था। उसमें जो हमने टॉर्क निकाला था, दैट टॉर्क वाज ऑन द कॉइल सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन शॉर्ट गैल्वेनोमीटर के ऊपर का जो टॉर्क था वो हमने डिराइव किया था। तो गैल्वेनोमीटर में की कॉइल जो है जब वो करंट कैरी करते हैं, सो देयर इज अ टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेटेड, and that torque we derived which was equal to torque is equal to NIAB sin थीटा। इसमें आपको ये याद होगा NAI या फिर NIA, दिस स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। तो इसकी जगह पे उन्होंने सिंबल लिया है स्मॉल m, यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करेंगे स्मॉल m, विच इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट कॉइल MB साइन थीटा। ये हमने डिराइव किया था ये वाला एक्सप्रेशन, और इसी को हमने बाद में कहा था कि एज द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल एवरीवेयर द थीटा इज़ 90 डिग्री। तो उसमें हमने साइन थीटा बाद में हटा दिया था, यहाँ हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट रेडियल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। सो इन दैट केस, और यहाँ पे वो कॉइल नहीं है, यहाँ पे कॉइल की जगह अब है आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यानी एक स्ट्रेट मैग्नेट। तो जब ये मैग्नेट आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, सो देयर इज़ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट मैग्नेट। तो सिमिलर टू दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय MB साइन थीटा। आपको एक और एक्सप्रेशन याद होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे जो टॉर्क था वो था PE साइन थीटा, वेयर P स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही यहाँ पे M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एंड साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये टॉर्क का इक्वेशन उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ़ दिस इज़ अ बार मैग्नेट और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सो इफ़ आई ट्राई टू रोटेट दिस बार मैग्नेट, बेसिकली जब मैं बार मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, सो देयर इज़ ऑलरेडी टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट, एंड ड्यू टू दैट टॉर्क द बार मैग्नेट विल गेट डिस्प्लेस्ड। So there is work done by the magnetic field. There is work done by the magnetic field, and this work done can be work done is stored in that bar magnet in the form of potential energy. क्या हो रहा है, हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने बहुत सारी केसेस में शुरू से देख लिया है। जैसे ये पेन उठा रहा हूँ मैं, सो आई एम डूइंग सम वर्क, नाउ इफ आई रिलीज दिस पेन इट विल गो डाउन। So once I raise this pen, there is a increase in potential energy of this pen. So similarly, जब भी आप कोई वर्क करते हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, so in that case there is some potential energy stored in that object provided you are doing work against conservative force। तो ये पेन जो मैं उठा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, magnetic force, gravitational force, these are conservative force. So whenever you are doing some work against these forces, you are storing some potential energy in that particular object. तो यहाँ पर भी, क्योंकि ये हर केस में नहीं होगा, मैं ज़मीन पे एक टेबल ऐसे पुश कर रहा हूँ और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके, इन दैट केस देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज आई एम नॉट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ दैट टेबल। बट if I am raising that table, that means I am doing work against gravitational force. In that case there will be increase in potential energy. तो similarly यहाँ पर भी जब आप एक magnetic dipole को rotate करते हो, so in that case there is a work done and that work is stored in that bar magnet in the form of potential energy, और ये potential energy ही हम derive करने हैं। तो चलिए बात करते हैं what is the basic formula for force, sorry work।
सो वर्क का जो बेसिक फार्मूला है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे फोर्स वाली चीज़ है नहीं, यहाँ पे चीज़ है टॉर्क। तो हम सर्कुलर मोशन की एनालॉजी में अगर बात करें तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स का एनालॉगस है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेरिवेशन कैसे किया है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी डायग्राम आपको दिखाई देगी पेज नंबर 252 पे, जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है। नाउ यूनिफॉर्म फील्ड जब भी आपको दिखाना है सो यू आर सपोज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है देयर इज यूनिफॉर्म फील्ड। अगर फील्ड यानी कोई भी, इट में भी ग्रेविटेशनल फील्ड, इट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट में भी मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरेलल लाइंस है दैट इंडिकेट्स दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म। दूसरा, अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है या ऐसी लाइंस है, सो इन दिस केस दिस इज नॉट यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ पे फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ पे वीक है, ऐसा यहाँ पे पता चलता है। बट एनीवे दिस इज द यूनिफॉर्म फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्लियरली पता चल जाएगी, ये इस डायरेक्शन में है। और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो साउथ टू नॉर्थ यानी ये डायरेक्शन है आपके मैग्नेटिक मोमेंट की m की, और इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा with the magnetic field. In that case the torque acting on the bar magnet is given by torque is equal to m cross b, that means mb sin theta. Yes, it is m cross b, याद रखना। अब यहाँ पे एक और डायग्राम आपको ऐसी वाली साइड में दिखाई दे रही है, मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 252 फिगर 11.2। सो यहाँ पे ये टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी उन्होंने दिखाया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उन्होंने राइट हैंड रूल यूज़ किया है। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और बी ऐसा है, तो आपकी फिंगर्स आपको रोटेट करनी पड़ेगी फ्रॉम एम टू एम। एम टू एम जब मैं रोटेट करता हूँ तो टॉर्क इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा उनको कहना है। सो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। एनीवे यहाँ पे डायरेक्शन फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट वर्क डन। सो वर्क is equal to potential energy u theta is equal to, now suppose कि मैं उसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ by angle d theta, so in that case so work done for that much displacement d theta के लिए जो वर्क डन रहेगा वो कितना रहेगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। जैसे मैंने पहले कहा कि वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट दैट इज फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हम बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर उस मैग्नेटिक डायपोल को मैं डी थीटा एंगल से थोड़ा सा टर्न करता हूँ, सो इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो टॉर्क एट एंगल थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। टॉर्क कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टॉर्क एट पर्टिकुलर एंगल थीटा। इट इज नॉट टॉर्क इनटू थीटा, इट इज टॉर्क at particular angle theta, because torque is function of theta. So this is one quantity, that is torque acting into d theta. D theta gives work done for small angular displacement d theta. So I want total work done and hence total potential energy. So I will integrate this integration from 0 to theta. Now torque can be given by mb sin theta d theta from 0 to theta. So here m and b they are constant, they'll come out from the integration. So m b और इंटीग्रेशन में 0 to theta sin theta d theta. Integration of sin theta is minus cos theta. So it will be m b minus cos theta फ्रॉम 0 to theta. ऑब्वियसली अब इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? तो इसका जो आंसर आपको मिल रहा है इट इज़, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो लिख दिया है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to theta, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करके देखता हूँ। सो एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस ऑफ 0,
कॉस ज़ीरो यहाँ पे 1 हो जाता है एंड इन दिस केस वी गेट एक्सप्रेशन एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बिकॉज कॉस ज़ीरो इज़ 1। अब क्या करें, ये ऐसा एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है, एक्चुअली ये ऐसा आना चाहिए था, उन्होंने वो दे दिया है कि इट इज़ इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। अब क्या करें, तो डेरिवेशन करने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। ये ऐसा डेरिवेशन देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन तो ये आ रहा है और मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ है इसमें। तो फिर क्या गड़बड़ है, सबसे पहले ये लिमिट्स देने नहीं चाहिए थे, उनको सीधा सीधा यहाँ पे ये करना चाहिए था कि इट इज़ सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा यानी इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो रहता है माइनस कॉस थीटा। सो वी कैन राइट दिस एज, एक मिनट में ये मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग इट इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा प्लस यू ज़ीरो। सो यू ज़ीरो स्टैंड्स फॉर constant of integration. u0 stands for constant of integration, and for our convenience we take u0 equal to 0, u0 equal to 0. So that means the potential energy at any angular position is equal to minus mb cos theta. ये इस तरह से उन्होंने देना चाहिए था, बट उन्होंने जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रख दिए तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि गलत कर दिया, जो भी किया है उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देना ज़रूरी था, जो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ बेसिकली यू थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये प्लस यू ज़ीरो जो है दैट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फॉर आवर सिंप्लिसिटी आई टेक दैट यू ज़ीरो एज ज़ीरो। क्यों, कौन से बेसिस पे? अब देखो, मैं जब बोलता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सो व्हाट आई से अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, तो मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फ्रॉम इन्फिनिटी क्यों? तो फ्रॉम इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि वो मेरे कन्वीनियंस के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे कन्वीनियंस के लिए यू ज़ीरो जो है वो ज़ीरो कर दिया, तो वो इन्फिनिटी जो है वो भी मेरी कन्वीनियंस के लिए ज़ीरो है, और वो एक्चुअली ज़ीरो ही आता है। क्यों? देखो, जब मैं इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/4πε0 Q/r। अब यहाँ पे जब आपका r इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। सो व्हाट अबाउट दिस केस, तो ये ज़ीरो कब मिलेगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी हमें ज़ीरो कब मिलेगी? सो इन दैट केस आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल आपको ज़ीरो मिलेगी जब कॉस थीटा जो रहेगा, आई मीन थीटा जो रहेगा वो 90 जब रहेगा, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। एंड दैट पॉइंट इज डिस्कस्ड हियर, केस 1 केस 2 ऐसे कुछ केसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उन्होंने सबसे पहले तो बेसिकली ये कहा है, ये आपको ये बराबर किया, ये फाइनल जो कंक्लूजन उन्होंने डिराइव किया बराबर है, बट दे शुड हैव मेंशन दिस कि फॉर आवर सिंप्लिसिटी, फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग दैट यू ज़ीरो यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एज ज़ीरो। जैसे अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, तो इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि वो हमारे कन्वीनियंस के लिए अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। और यहाँ पर भी जब डाइपोल परपेंडिकुलर रहेगा, तो जब वो परपेंडिकुलर रहेगा इन दैट केस कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 90 ज़ीरो रहेगा और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। अब बात करते हैं कुछ केसेस की जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है। पहली केस है केस 1 व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो। सो व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ 1 एंड आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट विल बी मिनिमम बिकॉज एट थीटा इक्वल टू ज़ीरो potential energy is minus mb, so they are calling it as minimum potential energy. Now case number 2, that is when theta is 180. So if theta is 180, in that case potential energy is minus mb cos of 180. Cos of 180 is minus 1 and that's why minus mb into minus 1 आपकी जो potential energy मिलेगी that will be plus mb. This term is called as maximum potential energy of that dipole. तो dipole की potential energy minimum कब रहेगी? जब एंगल ज़ीरो रहेगा, यानी when magnetic dipole moment is parallel to magnetic field, यानी when magnetic dipole moment is parallel to magnetic field, यानी ये स्ट्रेट ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा,
So when magnetic dipole moment is parallel to magnetic field, in that case magnetic field magnetic potential energy जो रहेगी उस डाइपोल की या फिर उस बार मैग्नेट की, दैट विल बी मिनिमम, ज़ीरो नहीं कह रहा हूँ मैं, दैट विल बी मिनिमम, -mb रहेगी. एंड व्हेन द डायरेक्शन यानी नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा, दैट मीन्स द थीटा इज इक्वल टू 180. इन दैट केस, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. ये कन्वेंशन से ये याद रखना, क्योंकि एक डाउट ये भी रहेगा कि इसको मिनिमम ही क्यों कहा, इसको मिनिमम क्यों नहीं कहा. सो लेट अस एज्यूम सम कन्वेंशंस. कन्वेंशन ऐसा है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जब पैरेलल रहेगी मैग्नेटिक फील्ड से, इन दैट केस विल टेक पोटेंशियल एनर्जी एज मिनिमम, और जब अपोजिट में रहेगी तो विल टेक पोटेंशियल एनर्जी एज मैक्सिमम. ज़ीरो कब रहेगी? ज़ीरो रहेगी कब? जब ये डाइपोल जो है वो 90 डिग्री रहेगा. इन दैट केस योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो. सो ये कुछ केसेस यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए. ग्राफ यहाँ पे दिया है, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये ग्राफ पूछा जा सकता है. डू स्टडी दिस ग्राफ. और अभी के लिए ये लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का पार्ट कवर करूँगा. तो अभी के लिए बस इतना ही.